हर साल ना भारत में लगभग 11 लाख छात्र एक बहुत बड़ी दौड़ का हिस्सा बनते हैं। मतलब मैं जब भी इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि इसे एक विशाल म्यूजिकल चेयर के खेल की तरह देखा जा सकता है। बिल्कुल, म्यूजिकल चेयर का उदाहरण यहाँ एकदम सटीक बैठता है। है ना? क्योंकि देखिए, जब वो संगीत रुकता है तो पूरे भारत के आईआईटी संस्थानों में बैठने के लिए केवल 17,000 कुर्सियां ही होती हैं। और अगर हम देश के सारे 31 एनआईटी की कुर्सियों को भी मिला लें तो भी ये संख्या मुश्किल से 41,000 तक पहुंचती है। हाँ, मतलब दौड़ने वाले 11 लाख और कुर्सियां सिर्फ 41,000। गणितीय रूप से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हर छात्र वहां नहीं पहुंच सकता। एकदम सही बात है। तो ये लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है कि जिन छात्रों को ये कुर्सी नहीं मिलती, उनके भविष्य का क्या? क्या इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ एक विशेष कॉलेज का टैग हासिल करना ही रह गया है? और यही आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। ये विस्तृत चर्चा का आधार है प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च यानी PIMR भोपाल के डॉक्टर दीपक अग्रवाल द्वारा तैयार की गई एक बहुत ही शानदार केस स्टडी और उनके कुछ बेहद अहम वॉइस नोट्स। और सच कहूं तो ये जो म्यूजिकल चेयर वाली बात आपने कही ना, ये असल में हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली की एक बहुत बड़ी विडंबना को सामने लाती है। हाँ, वो तो है। डॉक्टर अग्रवाल अपनी बात की शुरुआत 3 बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत चुभने वाले सवालों से करते हैं। मैं बताता हूँ। उनका पहला सवाल है कि क्या हर माता पिता अपने बच्चे को जीवन में सफल देखना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, इसका जवाब तो हाँ ही होगा। एग्जैक्टली। दूसरा सवाल है, क्या वे चाहते हैं कि वो एक सफल इंजीनियर बने? अब समाज के रुझान को देखते हुए यहां भी बहुत से हाथ उठेंगे। बिल्कुल उठेंगे। लेकिन असली पेंच उनके तीसरे सवाल में है। उनका पूछना है कि क्या माता पिता को वास्तव में ये जानकारी है कि आने वाले 10 से 15 वर्षों में कौन सी इंजीनियरिंग शाखाएं असल में अवसर देने वाली हैं? उफ, और यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। क्योंकि इंजीनियरिंग को लेकर जो धारणाएं आज भी समाज में मौजूद है ना, वो अक्सर 20 या 30 साल पुरानी है। हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर हम पुराने समय को देखें तो इंजीनियर का मतलब होता था एक ऐसा व्यक्ति या तो कोई भारी भरकम मशीन बना रहा है, या किसी नदी पर पुल का निर्माण कर रहा है, या फिर बिजली के बड़े बड़े खंभे और तार बिछा रहा है। एकदम सही कह रही हैं आप। लेकिन डॉक्टर अग्रवाल का ये जो पूरा विश्लेषण है, ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि वो दुनिया अब बहुत पीछे छूट चुकी है। तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें इसी भ्रम पर बात करनी चाहिए कि अगर कोई छात्र उस 17,000 वाली IIT की सूची में नहीं आ पाता, तो क्या उसके लिए सफलता के सारे दरवाजे बंद हो जाते? ये एक ऐसा भ्रम है जिसने सच में कई पीढ़ियों को भारी तनाव में रखा है। लेकिन अगर हम इस केस स्टडी के डेटा को खंगालें तो एक बहुत ही अलग और सकारात्मक तस्वीर उभरती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, आज भारत के और पूरी दुनिया के कई ऐसे बड़े टेक्नोलॉजी लीडर्स हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं और इनोवेटर्स हैं जिन्होंने कभी IIT का कैंपस देखा तक नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि असल में उद्योग जगत को अब किसी कॉलेज के टैग से ज्यादा स्किल्स से मतलब है। आपके अंदर कौशल क्या है और नई चीजों को ईजाद करने की क्षमता कितनी है, ये ज्यादा मायने रखता है। ये तो बहुत तार्किक लगता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर वो पुरानी वाली इंजीनियरिंग खत्म हो रही है जिसमें सिर्फ मशीनें और पुल बनते थे, तो फिर आज की इंजीनियरिंग असल में है क्या? आज की जो इंजीनियरिंग है ना, वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुकी है, यानी तकनीक द्वारा संचालित। अच्छा। अब फोकस इस बात पर बिल्कुल नहीं है कि कितनी बड़ी मशीन बनाई जा सकती है, बल्कि सारा ध्यान इस बात पर है कि उस मशीन को कितना स्मार्ट बनाया जा सकता है। मतलब मशीन की अकल कितनी है, उस पर काम हो रहा है। बिल्कुल। आज का इंजीनियर पुल नहीं बना रहा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम लिख रहा है, वो ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम पर काम कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो छोटे छोटे सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन कर रहा है। आपको पता ही होगा, ये चिप्स अब हर जगह हैं, हमारी कारों से लेकर हमारे घर के फ्रिज तक में। बाप रे, सच में इस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। तो जो लोग आज इस चर्चा को सुन रहे हैं, खासकर जो अभिभावक हैं, अगर 12वीं के बाद बच्चों के लिए सही रास्ते का चुनाव करना हो तो भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कौन सी ब्रांचेस सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं? ये सबसे अहम सवाल है। हाँ, क्योंकि अगर कोई छात्र आज ऐसी ब्रांच चुन लेता है जिसकी मांग अगले 5 साल में ही खत्म होने वाली है, तो वो उसके करियर के लिए एक बहुत बड़ी भूल होगी। मैंने देखा कि स्रोतों में सबसे ज्यादा जोर कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस पर दिया गया है। बिल्कुल दिया गया है। लेकिन एक सवाल यहाँ मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। आज के समय में जब AI खुद ही अपनी कोडिंग कर रहा है, तो क्या कंप्यूटर साइंस आने वाले 15 सालों के लिए सच में एक सुरक्षित विकल्प है? ये बहुत ही वैध सवाल है।
और बहुत से लोगों को यही डर सता रहा है। कई लोगों को लगता है कि एआई के आने से प्रोग्रामर की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। हाँ, ये डर तो है मार्केट में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो ये रहा है कि कंप्यूटर साइंस का स्वरूप बदल रहा है। मान लीजिए एआई कोड लिख भी सकता है, लेकिन उस एआई को कौन सी समस्या सुलझानी है, पूरे सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा होगा, और सबसे बड़ी बात, उस डेटा की सुरक्षा कैसे होगी। ये सब तो इंसान को ही सोचना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ये सब तय करने के लिए एक मानव इंजीनियर की जरूरत हमेशा हमेशा रहेगी। इसके अलावा अगर आप केस स्टडी देखें तो उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का विशेष उल्लेख किया गया है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझना हो तो ये असल में है क्या? क्योंकि तकनीकी शब्द अक्सर आम लोगों को डरा देते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब आसमान में तैरने वाला कोई असली बादल नहीं है। हाँ, वो तो है। पहले क्या होता था, लोग अपना सारा डेटा अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में या वो जो पुरानी फ्लॉपी डिस्क आती थी ना, उसमें सेव करते थे। अरे हाँ, फ्लॉपी डिस्क, वो तो अब कहीं दिखती भी नहीं है। बिल्कुल। और अगर वो हार्ड ड्राइव टूट गई या खराब हो गई तो आपका सारा डेटा हमेशा के लिए खत्म हो जाता था। सही बात है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है दुनिया भर में फैले हुए विशालकाय सर्वर फार्म्स। ये बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं जहां आपका डेटा बिल्कुल सुरक्षित रहता है और उसे इंटरनेट के जरिए दुनिया में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। अच्छा, तो हमारा डेटा हमारे पास नहीं बल्कि कहीं दूर किसी सुरक्षित जगह पर है। एकदम सही। आज आप नेटफ्लिक्स देख रही हैं या फिर किसी बैंक का सिस्टम चला रही हैं, सब कुछ इन्हीं क्लाउड्स पर चल रहा है। और इस पूरे अदृश्य बुनियादी ढांचे को बनाने और सुरक्षित रखने का काम यही कंप्यूटर साइंस इंजीनियर करते हैं। ये स्पष्टीकरण बहुत मददगार है। और इसी के साथ डेटा साइंस का भी जिक्र काफी बार आता है केस स्टडी में। हाँ, डेटा साइंस। मैं बता दूं, आज दुनिया में हर एक सेकंड में लाखों टेराबाइट डेटा पैदा हो रहा है। हर सेकंड लाखों टेराबाइट? हाँ, हमारी सोशल मीडिया की पोस्ट, हम जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमारे फोन की जीपीएस लोकेशन, ये सब डेटा ही तो है। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये सारा डेटा सिर्फ कच्चा तेल है। कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल? बिल्कुल। डेटा साइंटिस्ट वो व्यक्ति है जो इस कच्चे तेल को रिफाइन करता है और इसमें से काम की जानकारी निकालता है। ओहो, अब समझ में आया। उदाहरण के लिए अमेज़न को कैसे पता चल जाता है कि किसी ग्राहक को अगली कौन सी किताब पसंद आएगी? हाँ, वो जो रिकमेंडेशन आते हैं। हाँ, वो कोई जादू नहीं है, वो डेटा साइंस का कमाल है। आज के समय में दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां अपने डेटा के आधार पर ही फैसले लेती हैं, किसी के अंदाजे पर नहीं। और इस इतने बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो सबसे बड़ी तकनीक सामने आ रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, यानी एआई और एमएल। बिल्कुल। और यहाँ जो ये मशीन लर्निंग है ना, इसका काम करने का तरीका समझना बहुत रोचक है। अच्छा, कैसे? पारंपरिक कोडिंग में हम कंप्यूटर को सारे नियम बताते थे। हम कहते थे कि अगर का हो तो खा करो। लेकिन मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं होता। तो फिर कंप्यूटर सीखता कैसे है? मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर को बस ढेरों डेटा दिखा देते हैं और वो खुद पैटर्न पहचानना सीख लेता। मतलब वो खुद से सीख रहा है? हाँ। जैसे मान लीजिए अगर किसी सॉफ्टवेयर को बिल्ली पहचानना सिखाना है तो उसे ये नहीं बताया जाता कि बिल्ली के कान नुकीले होते हैं या उसकी मूंछें होती हैं। तो क्या किया जाता है? उसे बस बिल्लियों की लाखों तस्वीरें दिखा दी जाती हैं और वो खुद ब खुद समझ जाता है कि बिल्ली आखिर दिखती कैसी है। आज जो हम सेल्फ ड्राइविंग कारें देख रहे हैं या मेडिकल फील्ड में जो डायग्नोसिस हो रहा है, ये सब इसी मशीन लर्निंग पर ही तो टिका है। अरे वाह, ये तो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। खैर, ये तो हो गई सॉफ्टवेयर की बात, लेकिन यहाँ केस स्टडी में एक ऐसा दावा किया गया है जो मुझे थोड़ा चौंकाने वाला लगा। कौन सा दावा? डॉक्टर अग्रवाल के विश्लेषण में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग की मास्टर ब्रांच कहा गया है। पर एक मिनट, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? मुझे पता था ये सवाल जरूर उठेगा। बिल्कुल उठेगा। मेरा मतलब है, जब भी भविष्य की बात होती है तो हर कोई सिर्फ कंप्यूटर साइंस या एआई की ही बात करता है ना। फिर ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स अचानक से मास्टर ब्रांच कैसे हो गई? मुझे तो ये थोड़ा विरोधाभासी लग रहा है। पहली नजर में देखने पर यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई में जाएं तो डॉक्टर अग्रवाल का यह दावा बिल्कुल सटीक है। वो कैसे? आप इसे इस तरह से सोचिए, एआई कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो जाए या सॉफ्टवेयर कितना भी एडवांस क्यों ना हो, उसे चलने के लिए आखिर क्या चाहिए? बिजली। बिजली, ऊर्जा और सबसे महत्वपूर्ण हार्डवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर हवा में नहीं चलता। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो अगर कंप्यूटर साइंस किसी इमारत का ब्लूप्रिंट या नक्शा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वे भौतिक नियम और सीमेंट ईंटें हैं जो उस इमारत को सच में गिरने से बचाते हैं। अच्छा, मतलब बिना एक मजबूत हार्डवेयर के सबसे अच्छा और महंगा सॉफ्टवेयर भी सिर्फ एक विचार है, वास्तविकता नहीं। एग्जैक्टली।
और इसी संदर्भ में स्रोतों में VLSI और सेमीकंडक्टर डिजाइन का बड़ा जिक्र आता है। हाँ, ये जो VLSI शब्द है ना, इसे थोड़ा डिकोड किया जाना चाहिए। ये आखिर है क्या और आज इसकी इतनी भारी मांग क्यों बढ़ रही है? मैं बताता हूँ। VLSI का पूरा नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें लाखों सड़कें हैं, चौराहे हैं और बहुत सारी ट्रैफिक लाइटें हैं। ठीक है, मान लिया। अब अगर कोई जादू हो और इस पूरे विशाल शहर को सिकोड़कर एक छोटे से रेत के कण के आकार का कर दिया जाए तो वो एक माइक्रोचिप बन जाता है। बाप रे, एक रेत के कण जितना? हाँ, इस छोटे से चिप पर करोड़ों ट्रांजिस्टर फिट किए जाते हैं। ट्रांजिस्टर असल में बिजली के प्रवाह को रोकने और चालू करने वाले छोटे छोटे स्विच होते हैं जो केवल 0 और 1 की भाषा समझते हैं। और इतने छोटे स्तर पर इस पूरी प्रक्रिया को डिजाइन करने को ही VLSI कहते हैं। ये तो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। और भारत सरकार का जो अभी सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है ना, वो इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आज पूरी दुनिया में इन चिप्स को बनाने वाले इंजीनियरों की भारी कमी है। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा अवसर है। बिल्कुल। इसके अलावा जो बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स लग रहे हैं, पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, या जो इलेक्ट्रिक वाहनों का पूरा नया बाजार खड़ा हो रहा है, इन सब में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही तो रीढ़ की हड्डी है। यहाँ तक कि इसरो और DRDO जैसे जो हमारे शीर्ष संस्थान हैं, वहाँ भी इसी ब्रांच की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। ये परिप्रेक्ष्य सचमुच चीजों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। अब मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है, वो जो हमारी पुरानी कोर ब्रांचेस थीं, उनका क्या हुआ? कौन सी ब्रांचेस? जैसे मैकेनिकल हो गए या सिविल इंजीनियरिंग, क्या उनका समय अब बिल्कुल समाप्त हो गया है? नहीं, उनका समय समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि मैं कहूंगा कि उनका एक तरह से पुनर्जन्म हुआ है। और इस पुनर्जन्म का सबसे बेहतरीन उदाहरण है मेकाट्रॉनिक्स। मेकाट्रॉनिक्स, ये नाम तो सुनने में ही मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई हाइब्रिड लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असल में ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग, इन तीनों का एक बहुत ही शानदार मिश्रण है। अच्छा, इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं क्या? बिल्कुल। देखिए, एक पारंपरिक मैकेनिकल इंजीनियर किसी कार का बहुत मजबूत स्टीयरिंग व्हील बना सकता है। ठीक है। लेकिन जब बात आज की एक सेल्फ ड्राइविंग कार की आती है तो वो स्टीयरिंग व्हील खुद ब खुद घूमना चाहिए ना। हाँ, बिना ड्राइवर के घूमना चाहिए। तो इसके लिए उस स्टीयरिंग में सेंसर लगाने होंगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। और उस सेंसर को ये बताना होगा कि गाड़ी को कब और कितना घूमना है, जो कि सॉफ्टवेयर या AI का काम है। समझ रही हूँ। इन तीनों चीजों को, यानी मैकेनिकल ढांचे को, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर को और AI के दिमाग को एक साथ पिरोने का जो काम है, वो एक मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर करता है। आज जो इंडस्ट्री 4.0 का दौर चल रहा है, उसमें इसी की सबसे ज्यादा मांग है। इंडस्ट्री 4.0, ये शब्द भी आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी औद्योगिक क्रांति का चौथा चरण है? एकदम सही। मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। पहली क्रांति भाप के इंजनों से आई थी, दूसरी क्रांति बिजली के आने से हुई, और तीसरी क्रांति कंप्यूटर के आने से। और अब ये चौथी? अब ये जो चौथी क्रांति है, जिसे इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं, इसमें मशीनें आपस में बात करती हैं। मशीनें बात करती हैं? हाँ। कारखानों में इंसानों के बिना रोबोट्स खुद तय कर लेते हैं कि कौन सा पुर्जा कहाँ लगेगा। वे इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT के जरिए एक दूसरे से लगातार जुड़े होते हैं। हमारी स्मार्ट सिटीज और ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से इसी कॉन्सेप्ट पर टिके हैं। ये सारी तकनीकी बातें सुनने में बहुत ही रोमांचक लग रही हैं। AI, VLSI, मैकेट्रॉनिक्स, ये सब निश्चित रूप से भविष्य की चाबियां हैं। बिल्कुल हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक और थोड़ा चुभने वाला सवाल सामने आता है। ये सब तो किताबें और बड़े बड़े सिद्धांत हो गए, लेकिन 18 साल का एक छात्र जो अभी अभी स्कूल की सुरक्षित दुनिया से बाहर निकला है, वो इन जटिल चीजों को असल दुनिया में कैसे सीखेगा? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कॉलेजों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं, लेकिन फिर भी छात्र वो स्किल्स नहीं सीख पाते जिनकी उद्योग जगत को जरूरत है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मैंने देखा कि डॉक्टर अग्रवाल के नोट्स में एक शब्द पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया गया है, और वो शब्द है मेंटरशिप। और मैं बता दूं कि यही वो अंतर है जो एक साधारण कॉलेज और एक बेहतरीन शिक्षक इकोसिस्टम के बीच की रेखा खींचता है। इस केस स्टडी में एक बेहतरीन मॉडल के रूप में PIMR भोपाल के इकोसिस्टम को बहुत गहराई से विश्लेषित किया गया है। ये PIMR मॉडल ये दर्शाता है कि शिक्षा प्रणाली को आज जीवित रहने के लिए किस तरह खुद को पूरी तरह से बदलना पड़ रहा है। तो मुझे ये बताइए कि ये मॉडल असल में काम कैसे करता है, क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि हम बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, इतना काफी तो नहीं है ना।
इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? इसका जो मुख्य मैकेनिज्म है वो है इंडस्ट्री एकेडेमिया इंटीग्रेशन। पीआईएमआर ने कई बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए हैं। पर थोड़ा रुकिए, यहाँ मैं आपको टोकना चाहूंगी। अक्सर देखा गया है कि कागजों पर एमओयू साइन हो जाते हैं, अखबारों के लिए एक अच्छी सी फोटो खिंच जाती है और फिर पूरे 4 साल उस एमओयू का कोई नाम तक नहीं लेता। तो इसमें अलग क्या है? मैं यही बताने वाला था। यही इस मॉडल की सबसे दिलचस्प बात है। एक सक्रिय या कह लीजिए एक्टिव एमओयू पूरे पाठ्यक्रम की जैविक संरचना को ही बदल देता है। वो कैसे? जब उद्योग जगत के विशेषज्ञ खुद कैंपस में आकर छात्रों को पढ़ाते हैं तो पाठ्यक्रम किताबों से बाहर निकलकर रियल एटमॉस्फेयर यानी वास्तविक औद्योगिक माहौल में आ जाता है। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग ज्यादा होती है। बिल्कुल। छात्र सिर्फ ये नहीं रटते कि डेटाबेस की परिभाषा क्या है, वे ये सीखते हैं कि रियल टाइम में एक कंपनी उस डेटाबेस का उपयोग आज की किसी समस्या को सुलझाने के लिए कैसे कर रही है। ये थ्योरी को असली दुनिया से जोड़ने का काम करता है। और मुझे लगता है कि यहीं पर मेंटरशिप की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है। स्रोतों में इस बात का बड़ा स्पष्ट जिक्र है कि वहाँ के फैकल्टी मेंबर सिर्फ लेक्चर दे के चले नहीं जाते, बल्कि वे गार्डियन या अभिभावक की तरह काम करते हैं। और ये एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक पहलू है। देखिए, कॉलेज के शुरुआती दिन किसी भी बच्चे के लिए बहुत डरावने हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। एक बिल्कुल नई जगह, नई ब्रांच, जटिल विषय और भविष्य का भारी दबाव। ऐसे में जब एक मेंटर उस छात्र का हाथ थाम लेता है तो उस छात्र के असफल होने या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। ये बस दिशाहीन ऊर्जा को एक लक्ष्य दिशा देने का काम है। सही बात है। एक और चीज जो मुझे इस केस स्टडी में बहुत विशिष्ट लगी वो ये है कि पीआईएमआर में तकनीकी शिक्षा के साथ साथ एनसीसी ब्रांच का भी विकल्प मौजूद है। हाँ, ये एक बहुत ही अनूठा कदम है। मुझे लगता है कि ये उन छात्रों के लिए एक बहुत ही रणनीतिक फायदा हो सकता है जो भविष्य में डिफेंस या रक्षा सेवाओं में जाना चाहते हैं। ये सिर्फ अकादमिक पढ़ाई नहीं है, बल्कि अनुशासन और सैन्य प्रशिक्षण का एक बहुत ही समग्र विकास मॉडल पेश करता है। निश्चित रूप से यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि शिक्षा को सिर्फ एक ही चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब तक की हमारी चर्चा में भविष्य की शाखाओं, इंडस्ट्री 4.0, वीएलएसआई और एक मजबूत इकोसिस्टम की बात हो गई। जी। लेकिन जब भी इतनी अत्याधुनिक शिक्षा, इंडस्ट्री एक्सपोजर और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो हमारे देश में एक बहुत ही कठोर वास्तविकता सामने आ खड़ी होती है, और वो है पैसा। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। बिल्कुल। भारत में कई होनहार छात्र सिर्फ इसलिए अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उनके परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते। तो क्या ये सारी उच्च शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो इसे वहन कर सकते हैं? डॉक्टर अग्रवाल ने अपने विश्लेषण में इस आर्थिक बाधा को बहुत ही वस्तुनिष्ठ तरीके से संबोधित किया है। और अच्छी बात यह है कि इस बाधा को पार करने के लिए आज कई संस्थागत और सरकारी तंत्र मौजूद हैं। हाँ, अगर हम सिर्फ सरकारी सहायता की बात करें तो स्रोतों में बिना किसी राजनीतिक या वैचारिक झुकाव के केवल उन नीतियों का तथ्यात्मक विवरण दिया गया है जो छात्रों के लिए उपलब्ध है। जी। जैसे कि मध्य प्रदेश की मेधावी विद्यार्थी योजना। यह योजना उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिन्होंने एमपी बोर्ड से 12वीं में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। और अगर छात्र सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से हैं तो ये कट ऑफ 85% का है। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए एसटी, एससी और ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लागू है। देखिए, ये सब तो सरकारी स्तर के प्रयास हैं जो एक बड़ा सुरक्षा जाल बनाते हैं। लेकिन इस केस स्टडी का एक और दिलचस्प पहलू वह पहल है जो पीआईएमआर भोपाल ने खुद अपने निजी स्तर पर की है। अच्छा, कौन सी पहल? इस मॉडल में छवि जैन स्कॉलरशिप का विस्तार से उल्लेख है। अब अक्सर होता ये है कि प्राइवेट संस्थानों की स्कॉलरशिप में कई छिपी हुई शर्तें होती हैं या वे किसी विशेष वर्ग तक ही सीमित होती हैं। इस स्कॉलरशिप का ढांचा किस तरह काम करता है? इस स्कॉलरशिप की सबसे खास बात ही इसकी पारदर्शिता है और इसका पूरी तरह से योग्यता आधारित है, यानी मेरिट बेस्ड होना है। मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है? जी हाँ, यह केवल किसी एक विशिष्ट वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। यह जनरल कैटेगरी सहित समाज के सभी वर्गों, चाहे वो एसटी हों, एससी हों, ओबीसी हों या जनरल हों, सभी के लिए समान रूप से खुली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका पैमाना क्या है? इसका पैमाना केवल छात्र की प्रतिभा और उसके प्राप्तांक है। छात्र के 12वीं के प्रतिशत के आधार पर उसे ट्यूशन फीस में 10% से लेकर 50% तक की छूट दी जाती है, जिसे हम फीस वेवर कहते हैं।
ये सच में एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है। इसका मतलब है कि वित्तीय बोझ को योग्यता के आधार पर कम किया जा रहा है, ताकि कोई भी ऐसा मेधावी छात्र जो सच में तकनीक की दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहता है, वो सिर्फ पैसों की कमी के कारण पीछे न छूट जाए। बिल्कुल, ये एक तरह का वित्तीय इकोसिस्टम है जो उनके शैक्षणिक इकोसिस्टम का समर्थन करता है। तो इन सभी पहलुओं को गहराई से देखने के बाद मुझे लगता है कि अब इस पूरी चर्चा को समेटने का समय आ गया है। जी बिल्कुल। डॉक्टर दीपक अग्रवाल की इस केस स्टडी और उनके वॉइस नोट से जो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं, उन्हें हम 3 स्पष्ट बिंदुओं में रख सकते हैं। जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इन बातों पर जरूर गौर करें। हाँ, ये बहुत जरूरी टेकअवेज हैं। पहला और सबसे बुनियादी बिंदु है रुचि या इंटरेस्ट की पहचान। किसी भी छात्र को सिर्फ इसलिए किसी ब्रांच में नहीं धकेला जाना चाहिए क्योंकि वो आजकल चलन में है। बिल्कुल सही। दूसरा बिंदु, ये युग अब केवल एक कागज की डिग्री का नहीं रह गया है, बल्कि ये स्किल्स और निरंतर सीखते रहने की क्षमता का युग है। और तीसरा बिंदु, सही समय पर सही संस्थान और सही भविष्योन्मुख ब्रांच का चुनाव किसी भी छात्र के पूरे जीवन की दिशा तय कर सकता है। और इसी निष्कर्ष को और मजबूती देने के लिए मुझे स्रोतों से वो एक पंक्ति याद आती है जो इस पूरे विश्लेषण का असल सार है। वो कौन सी पंक्ति है? डॉक्टर अग्रवाल कहते हैं, हर बच्चा आईआईटी नहीं जा सकता, लेकिन हर बच्चा सही मार्गदर्शन मिलने पर सफल जरूर हो सकता है। क्या बात है, बहुत ही गहरी बात है ये। हाँ, सफलता किसी एक संस्थान की बपौती नहीं है। जब एक छात्र सही कौशल और सही मार्गदर्शन के साथ अपने पैरों पर खड़ा होता है ना, तो उसका प्रभाव केवल उस तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे परिवार और एक तरह से हमारे समाज की प्रगति का हिस्सा बन जाता है। ये सच में एक बहुत ही सशक्त और सकारात्मक विचार है। लेकिन इसके साथ ही हमारी ये पूरी चर्चा एक ऐसे मुकाम पर पहुंचती है जहां भविष्य को लेकर एक बहुत ही गहरा सवाल उभरता है। कैसा सवाल? शुरुआत में हमने म्यूजिकल चेयर के खेल और उन 11 लाख छात्रों की दौड़ की बात की थी, लेकिन अब जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, जब एआई, वीएलएसआई और डेटा साइंस हर कुछ महीनों में पुराने पड़ जाते हैं और नई तकनीकें उनकी जगह ले लेती हैं, तो एक बड़ा विचार सामने आता है। जिस तरह से उद्योग जगत लगातार नई स्किल्स की मांग कर रहा है, तो क्या आने वाले दशक में ये जो 4 साल की पारंपरिक इंजीनियरिंग डिग्री है, ये अपना अस्तित्व बचा पाएगी? ये सोचने वाली बात है। ऐसा सोचा जा सकता है कि क्या भविष्य में इन लंबी लंबी डिग्रियों की जगह छोटी, विशिष्ट और निरंतर अपडेट होने वाली स्किल आधारित शिक्षा ले लेगी? क्या भविष्य का इंजीनियर केवल 22 साल की उम्र में एक बार डिग्री लेकर अपना सीखना बंद कर सकेगा? मुझे तो नहीं लगता। या फिर इस तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में प्रासंगिक बने रहने के लिए उसे जीवन भर एक विद्यार्थी ही बने रहना होगा? बिल्कुल, तकनीक तो रोज बदल रही है। जो लोग आज हमें सुन रहे हैं, ये एक ऐसा विचार है जो केवल छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और संभावना भी है। इस सवाल पर आप सभी को गहराई से खुद विचार करने की आवश्यकता है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।